नमस्कार। भारत के शानदार भौतिक भूगोल के इस दिलचस्प विश्लेषण में स्वागत है। आज हम एक मैक्रो से माइक्रो यात्रा पर निकलने वाले हैं, जहां हम ग्लोब पर भारत के विशाल स्थान से लेकर इसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटियों के बनने की रोमांचक कहानी तक का सफर तय करेंगे। इस सफर के 5 मुख्य पड़ाव होंगे: वैश्विक स्थिति, मानक समय, हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, भारत के अलग अलग भौतिक प्रदेश और अंत में हिमालय की उत्पत्ति। इस तरह एक क्रम में आगे बढ़ने से इन भौगोलिक तथ्यों को समझना और याद रखना बहुत आसान हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले पड़ाव से शुरुआत करते हैं, भारत की वैश्विक स्थिति यानी एक मैक्रो व्यू। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ये भारत का कुल क्षेत्रफल है। अब यहाँ एक बहुत ही रोचक कंट्रास्ट सामने आता है। जहां एक तरफ ये पूरा भूभाग दुनिया के कुल जमीन का सिर्फ 2.42% हिस्सा है, वहीं ये विश्व की 17.5% आबादी का घर है। आकार के हिसाब से ये दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है, लेकिन यहाँ की विविधता सच में बेमिसाल है। अब अगर हम ग्लोब पर भारत की सटीक लोकेशन देखें, तो हमें इसके निर्देशांकों यानी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को समझना होगा। इसका अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक है और देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक फैला है। यही वो नंबर हैं जो हमारे देश की भौगोलिक नींव तय करते हैं। और इन सीमाओं के बिल्कुल आखिरी छोर क्या हैं? एकदम उत्तर में बर्फीला इंदिरा कोल है, तो गहरे दक्षिण में अंडमान और निकोबार का इंदिरा पॉइंट। वहीं पूरब में अरुणाचल प्रदेश के किबिथु से लेकर पश्चिम में गुजरात के सरक्रिक तक ये हमारे देश के 4 चरम बिंदु यानी एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे हिस्से की तरफ, मानक समय और वो अदृश्य रेखाएं जो हमारे रोजमर्रा के जीवन को तय करती हैं। एक दिलचस्प बात देखिए, भारत पूरब से पश्चिम तक इतना फैला है कि इनके बीच लगभग 30 डिग्री का देशांतरीय अंतर आ जाता है। इसका मतलब है कि पूरब और पश्चिम के सूर्योदय में पूरे 2 घंटे का फर्क होता है। अब अगर देश में घड़ियां अलग अलग समय दिखाती तो कितनी उलझन होती, है ना? इसीलिए उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से गुजरने वाली 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व की रेखा को भारतीय मानक समय मान लिया गया है और इसी वजह से हमारी घड़ियां ग्रीनविच मीन टाइम से ठीक 5.5 घंटे आगे रहती हैं। एक और बेहद अहम अदृश्य रेखा है जो देश को लगभग 2 हिस्सों में बांटती है, कर्क रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर पर मौजूद ये रेखा पश्चिम में गुजरात और राजस्थान से शुरू होती है, फिर मध्य भारत में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को पार करते हुए पूर्व में झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम तक जाती है। कुल 8 राज्य। परीक्षाओं के लिए ये याद रखना बहुत काम आता है। चलिए अब तीसरे भाग पर नजर डालते हैं, हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं और हमारे पड़ोसी देश। भारत की जमीनी सीमा लगभग 15,200 किलोमीटर लंबी है और साथ ही 7,516 किलोमीटर से लंबी तट रेखा भी है। जमीनी सीमाओं को लंबाई के हिसाब से देखें तो सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ है, पूरी 4,096 किलोमीटर, और सबसे छोटी वो सिर्फ 106 किलोमीटर की है जो अफगानिस्तान से लगती है। इसके अलावा कुछ ऐतिहासिक नाम भी हैं जो हमें अक्सर सुनने को मिलते हैं, जैसे पाकिस्तान के साथ रेड क्लिफ रेखा और चीन के साथ मैकमोहन रेखा। राजनीतिक सीमाओं से आगे बढ़ते हुए अब आते हैं चौथे भाग पर, भारत के 6 भौगोलिक प्रदेश। अगर हम इस पूरे भूभाग को उसकी बनावट के हिसाब से बांटें तो हमें 6 प्रमुख हिस्से मिलते हैं। ये हैं उत्तर के विशाल पर्वत, उत्तरी मैदान, तटीय मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, मरुस्थल यानी रेगिस्तान और हमारे द्वीप समूह। ये फ्लोचार्ट असल में भारत की बेमिसाल भौगोलिक विविधता का एक परफेक्ट ब्लूप्रिंट है। और अब 5वें और सबसे रोमांचक हिस्से की बारी, महान हिमालय। इसकी उत्पत्ति कैसे हुई और इसकी खासियतें क्या है? उत्तरी पहाड़ों पर जूम इन करें तो हमें दिखता है हिमालय। पश्चिम में नंगा पर्वत से लेकर पूर्व में नमचा बरुआ तक ये 2,500 किलोमीटर लंबा एक विशाल चाप या कह लीजिए आर्क बनाता है। करीब 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला ये क्षेत्र अपने दोनों किनारों पर अचानक दक्षिण की तरफ मुड़ जाता है। इसका ये विशाल और मुड़ा हुआ आकार इसे दुनिया की सबसे अनोखी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक बनाता है। लेकिन क्या ये आसमान छूती चोटियां हमेशा से यहाँ थीं?
जी नहीं, भूसन्नति सिद्धांत, जिसे जियोसिंक्लाइनल थ्योरी भी कहते हैं, हमें बताता है कि इन विशाल पहाड़ों की शुरुआत असल में गहरे समुद्र के नीचे हुई थी। सुनने में किसी साइंस फिक्शन जैसा लगता है ना? ये एक बहुत ही भव्य कहानी है जो लगभग 20 करोड़ साल पुरानी है। सबसे पहले एक सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया दो हिस्सों में टूट गया, उत्तरी लॉरेशिया और दक्षिणी गोंडवाना लैंड। इनके बीच एक विशाल समंदर था, टेथिस सागर। लाखों सालों तक नदियां इस समंदर में भारी मात्रा में मिट्टी और गाद जमा करती रहीं। फिर इयोसीन काल के दौरान एक महान टेक्टोनिक टकराव हुआ। इस महाटकराव के बेतहाशा दबाव से वो सारा मलबा ऊपर उठने लगा और उसी से जन्म हुआ हमारे महान हिमालय का। सबसे दिलचस्प बात यह है कि हिमालय कोई स्थिर चट्टान नहीं है। भूविज्ञान की भाषा में कहें तो ये पहाड़ बहुत युवा, लचीले और एक्टिव हैं। पर्वत निर्माण की ये प्रक्रिया रुकी नहीं है, बल्कि आज भी चल रही है। हिमालय आज भी लगातार ऊंचा हो रहा है और ठीक इसी वजह से यहाँ तेजी से क्षरण होता है, गहरी घाटियां बनती हैं और ये इलाका भूकंप के प्रति इतना संवेदनशील है। तो ये सब जानने के बाद एक बात साफ हो जाती है, भूगोल सिर्फ बीते हुए कल का इतिहास नहीं है, बल्कि ये एक जीती जागती लगातार बदलती हुई कहानी है। चूंकि टेक्टोनिक प्लेट्स आज भी एक्टिव हैं और हिमालय को लगातार ऊपर धकेल रही हैं, तो जाते जाते एक बड़ा सवाल छोड़ते हैं। जरा सोचिए, इन बदलावों के साथ आज से लाखों साल बाद हमारे भारतीय उपमहाद्वीप का नक्शा कैसा दिखेगा? क्या कोई नई पर्वत श्रृंखलाएं बनेंगी या समंदर अपना दायरा बदलेंगे? इस दिलचस्प विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।